हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम आपका टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड का जो पार्ट है 30 नंबर का, जिसमें आपकी रीजनिंग भी आएगी थोड़ी सी, तो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये 9 पेजेस का पीडीएफ है। इस पूरे पीडीएफ को मैं कंप्लीट करवाऊँगी और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसको शेयर कर दूँगी और आप इससे जो है अपना तैयारी कर लेना। ओके, मैं 1 या 2 क्लास में इसको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी ताकि जल्द से जल्द आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाएँ। सबसे पहले देखो, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड जो है एक योग्यता है, एक जन्मजात क्षमता होती है कि मतलब आप स्टार्टिंग से ही आप चाहते हो कि मैं एक टीचर बनूं। ओके, तो टीचर बनने के लिए क्या होगा, अपने छात्र पाठ्यक्रम, मनोविज्ञान, शिक्षण समस्याओं और शिक्षण वातावरण का ज्ञान होना जो है आपका शिक्षण अभिरुचि कहलाएगा। हाँ, तो एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए ये सारी जो क्वालिटी हैं, ये जो क्वालिटीज़ हैं कि मनोविज्ञान, शिक्षण की समस्या, इन सब में आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आप इसको बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है भाई, एक होता है शिक्षण अभिवृत्ति, एक होता है एटीट्यूड, ज्ञान का प्रयोग। अब एटीट्यूड मीन्स उसको आप यूज़ करना। शिक्षण अभिरुचि में उपयुक्त समस्त ज्ञान का प्रयोग करना शामिल होता है। प्रवृत्ति, रवैया, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार, मीन्स कि आप किस तरीके से जो है परफॉर्म करेंगे किसी सिचुएशन में, वो इसमें आपका आ जाता है कि जो एटीट्यूड होता है वो जन्मजात क्षमता होती है। ओके, ये जन्मजात क्षमता होती है और जो एटीट्यूड होता है इस क्षमता का यूज़ करना होता है एक तरीके से। ओके, शिक्षण जो है एक पेशा है, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। तो इसलिए क्या है, इसमें शिक्षक को जो है प्रशिक्षण आवश्यक है। मतलब टीचर्स को सिखाना चाहिए। जैसे आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं तो आपको सिखाया जाएगा कि आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो इसमें जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बोल रहा है कि हर पेशे की तरह शिक्षण पेशे की एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, किस तरीके से कैसे बिहेवियर करना चाहिए। सब आपकी वेशभूषा जो है वो सिंपल और सोबर होनी चाहिए और व्यवहार शिक्षक पेशे के अनुकूल होना चाहिए। ओके, मर्यादित होना चाहिए। अध्यापक समाज ही स्वयं आचार संहिता का निर्माण करता है, इसके पालन से अध्यापकों का सम्मान बढ़ता है। मीन्स एक टीचर की तरह बिहेव करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है कि कभी भी शिक्षक पेशे में हड़ताल करना शोभा नहीं देता, क्योंकि शिक्षण एक सम्मानजनक पेशा होता है। स्ट्राइक ना करके अपनी मांगों की ओर ध्यान दिलाने के लिए पढ़ाने के बाद सांकेतिक धरना दिया जा सकता है। मतलब कि अगर आपको अपनी कोई मांग भी दर्शानी है तो आप स्कूल में टीचिंग करने के बाद एक सांकेतिक धरना, मतलब बैठकर जो है अपनी धरती पर बैठकर अपना जो भी बात है वो आगे रख सकते हैं। लेकिन आप जो है इस तरीके से हड़ताल नहीं करेंगे कि सब कुछ बंद कर देना, रोड जाम कर देना, इस टाइप का। ओके, नेक्स्ट है, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत उसका शिक्षक होता है। मतलब एक छात्र के लिए, मतलब आपके जो स्टूडेंट है उसके लिए एक सबसे बड़ा जो मोटिवेटर है वो कौन है, वो आप हैं। आपको देखकर वो अपने अंदर जो है चेंजेस लाता है। अगर आप अच्छा चीज़ें सिखाएंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें सीखेगा। आप जिस तरीके से बिहेव करेंगे वो उसको लेगा और वैसे ही खुद भी बिहेव करेगा। जैसे कि मैंने खुद देखा है कि जिस तरीके से मैं रिएक्ट करती हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो वैसे बनना चाहते हैं। ओके, तो अगर मैं अच्छे से रहूँगी तो मेरे जो स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे बनेंगे। तो यहाँ आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ बोला कि एक शिक्षक के समस्त गुण, आदत, व्यवहार समस्त बच्चों में आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम स्वयं अध्यापक में अच्छे गुणों और आदर्शों का होना आवश्यक है। मतलब आपका बिहेवियर अच्छा होगा तभी बच्चे जो है अच्छे से लेंगे उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट है कि छात्रों में अच्छी आदतें डालने के लिए आपको क्या करना होगा। कहानी, कविताएं, भाषण, उपदेश आदि अधिक उपयोगी नहीं है। ये ध्यान देना है कि कहानी से बताकर या फिर भाषण देकर आप बच्चे को अच्छा बिहेवियर नहीं सिखा सकते। सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से आप अच्छे तरीके से सिखाएंगे, अनुकरणीय आचरण से। मतलब आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो बच्चे खुद अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, अच्छा व्यवहार लेके आएंगे अपने अंदर। नेक्स्ट है, शिक्षिकाएँ अत्यधिक संवेदनशील, भावुक और मातृत्व से परिपूर्ण होती हैं, अतः पुरुष शिक्षकों की तुलना में वे प्राथमिक स्तर पर अधिक उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है, छात्रों की अनेक समस्याएं होती हैं। समस्या के समाधान के लिए हमें अभिभावकों से उनका कारण जानेंगे, है ना। जैसे अगर स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो पहले हमें उस प्रॉब्लम का जो है रीज़न जानना है तथा समस्त समाधान में उन्हीं की मदद लेंगे, पेरेंट्स की, बच्चों की। यदि समस्या छात्रों के समूह की है तो हम क्रियात्मक अनुसंधान, मतलब एक्शन रिसर्च के थ्रू उसको सुलझाएंगे। तो आपको याद देना है कि अगर ग्रुप की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप एक्शन रिसर्च से सॉल्व करेंगे। एक्शन रिसर्च होता है कि किसी भी
प्रॉब्लम का तत्कालिक समाधान निकालना। बच्चे शोर कर रहे हैं क्लास में, ग्रुप में, तो आपको उसका समाधान निकालना है कि वो कारण क्या है, जिस कारण की वजह से वो शोर कर रहे हैं, और उसको हटाना ही आपका एक्शन रिसर्च होता है, क्रियात्मक अनुसंधान होता है। शिक्षक अभिभावक संघ जो होता है पीटीए जो होता है का उद्देश्य शिक्षक और अभिभावक मिलकर छात्रों के सर्वांगीण विकास की नीति को बनाते हैं, वो लागू करते हैं। जैसे पीटीएम होता है ना, सेम वही है कि जब टीचर्स और पेरेंट्स मिलके, इसका यूज़ क्या है कि टीचर और पेरेंट्स मिलके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें, मतलब बताए, टीचर पेरेंट्स को बताए कि क्या प्रोग्रेस रेट है बच्चे का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि हर शिक्षक में पहलकदमी इनिशिएटिव का गुण होना चाहिए, कि मैं हूँ ना की भावना। यदि स्कूल के मैदान में पत्थर पड़ा हुआ है तो अध्यापक स्वयं वो उठाए, ताकि अब अगर खुद से वो उठाएगा तो बच्चे भी क्या करेंगे, टीचर को देखकर खुद से सेल्फ इनिशिएटिव लेंगे कि यस मैम कर रही है काम, तो हमें भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एक शिक्षक का सबसे उत्तम अध्यापन गुण उसकी संप्रेषण क्षमता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है उसका कम्युनिकेशन, संचारण क्षमता, अभिव्यक्ति की क्षमता, अभिव्यंजना क्षमता, वाक् कुशलता, मतलब आप जितने अच्छे से अपनी बात को कह सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, वो आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट है एक प्राथमिक शिक्षक का प्रमुख गुण उसकी जो छात्रों के साथ कुशल व्यवहार कुशलता होता है। ओके, नेक्स्ट है एक प्राथमिक शिक्षक का सबसे पहला कदम व कर्तव्य अपने छात्रों को समझना, क्योंकि शिक्षा में शिक्षक का शिक्षण विधियाँ, पाठ्यक्रम आदि सभी छात्र केंद्रित होना चाहिए। ओके, तो टीचर का मेन काम क्या है कि अपने बच्चे को समझे, क्योंकि सारी चीज़ बच्चे के इर्द गिर्द घूमेगी। उसे जो भी पढ़ाना है, जो मेथड्स होंगे, जो सिलेबस होगा, वो सब किसको सेंटर में रख के बनाया गया है, छात्र को। इसलिए सबसे पहले किसको समझना होगा, स्टूडेंट को, छात्र को। फिर छात्र का सबसे बड़ा गुण जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना है। क्या गुण है, जिज्ञासु प्रवृत्ति, मतलब वो जानने की कोशिश में रहता है कि मैम ये कैसे होता है, ये चीज़ जो पृथ्वी गोल गोल कैसे घूम रही है, तो वो जो प्रवृत्ति है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसकी। हाँ, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है कि शिक्षण का उद्देश्य छात्र का क्या करना है, सर्वांगीण विकास या सर्वोन्मुखी विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट देखो, इसमें आप बच्चे का क्या ओवरऑल डेवलपमेंट किस सेंस में यहाँ बोल रहा है कि सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, इन सब में से जो है सब में सामाजिक विकास सर्वोपरि स्थान रखता है। क्यों, क्योंकि सोशल इन्वायरमेंट से बच्चा आता है, सोशल इन्वायरमेंट में बच्चा सीखता है। उसके बाद है एडम्स व रॉस के अनुसार शिक्षण एक द्विकोणीय प्रक्रिया, मतलब बायपोलर मतलब कि एक टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है और उनके बीच कम्युनिकेशन होता है और ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता है। लेकिन वहीं जॉन ड्यूवी जो है, जॉन ड्यूवी देखो इसमें ड्यूवी में 3 वर्ड का है। ओके, और एडम्स रॉस जो है 2 वर्ड का है, इसलिए इन्होंने 2 मुखी, और ये 3 ड्यूवी जो है 3 वर्ड्स का है, तो इससे आप याद रखेंगे कि इन्होंने त्रिकोणीय प्रक्रिया बोला है। कैसे इन्होंने बोला है कि 3 चीज़ें होती हैं, एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है और एक पाठ्यक्रम होता है, इन्वायरमेंट। ओके, इन तीनों चीज़ों के बीच जो है कम्युनिकेशन हो रहा होता है कि बच्चा है, टीचर है, और क्या जिस टॉपिक पे वो बात कर रहे हैं, जो पढ़ाई वो कर रहे हैं, वो अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा, सिलेबस से नहीं होगा, तो फिर बात किस चीज़ पे करेंगे, है ना। इसलिए इन्होंने किसने बोला, जॉन ड्यूवी ने बोला कि ये त्रिकोणमिति है, ट्राइपोलर है, लेकिन एडम और रॉस ने बोला कि ये बाइपोलर है, द्विकोणीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ बोला कि शिक्षण प्रक्रिया छात्र केंद्रित होनी चाहिए, अर्थात छात्रों की योग्यता, क्षमता, इच्छा व प्रवृत्ति के अनुसार हो। 15 है हमेशा छात्र की गलती पर क्षमा करना है, नहीं तो छात्र विमुखी हो जाएंगे। मतलब कि अगर आपने बच्चे ने कोई गलती किया तो उसको आपको समझाना है और हमेशा मोटिवेट करना है। ऐसा नहीं करना कि जा अब तेरे से तो मैं बात ही नहीं करूँगी। ऐसे अगर आपने उसके साथ बिहेवियर रखा तो वो आपसे दूरी बनाने लगेगा, आपकी बात मतलब आपको इग्नोर करने लगेगा, एक तरीके से डिमोटिवेट हो जाएगा, है ना। इसलिए हमें उसको हमेशा माफ़ कर देना है, समझाना है। नेक्स्ट 16 है सबसे उत्तम शिक्षण विधि करके सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग। ये ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस भी काम को आप करते हैं तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं, और इसमें हमारी सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स जो है हमारा, और हाथ पैर, ये सब जितना ज़्यादा एक्टिव रहता है उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को सीखेंगे। नेक्स्ट है 17 की नकल का कारण व हटाने का उपाय।
मूल्यांकन पद्धति दोषपूर्ण है क्योंकि अंकों का आधार केवल लिखित परीक्षा को बनाया गया है। नकल हटाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, अनवरत व विस्तृत मूल्यांकन CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन अर्थात पढ़ाते पढ़ाते ही छात्रों के व्यक्तित्व की संपूर्ण एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का मूल्यांकन किया जाए। अब भविष्य के लिए यही मूल्यांकन पद्धति अपनाई जा चुकी है। जैसे कि आपको पता है नकल करेंगे बच्चे, उसको कैसे हटाया जा सकता है, ये कि आप उसे कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव जो एवैल्यूएशन करते रहो, लगातार छोटे छोटे टेस्ट लेना, उनके बिहेवियर को टेस्ट करना, डांस टेस्ट करना, सब चीज़ों को ओवरऑल टेस्ट करेंगे तो बच्चे की जो नकल करने की प्रवृत्ति है वो खुद ब खुद कम हो जाएगी। ओके, जैसे CCE पैटर्न इसीलिए तो लेके आए हैं सतत मूल्यांकन। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं आपकी, ये आपके सिलेबस में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो इसमें जब पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि इनकी स्थापना कब हुई। जैसे NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या करता है, नर्सरी से 12th क्लास के स्कूल की शिक्षा से इसका जो है संबंध है। पाठ्यक्रम का निर्माण करता है, पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान मतलब कि रिसर्च करवाता है, शिक्षण प्रशिक्षण कराता है मतलब ट्रेनिंग करवाता है टीचर्स की। और NTSE जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराता है। ओके, उसके बाद देखते हैं जो पाठ्यक्रम है इस समय जो NCERT द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 NCF 2005 चल रहा है। आपको पता है आपकी बुक सब NCERT की थी वही। तो इसने क्या किया है, जो NCERT के देश में 5 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय चल रहे हैं। कहाँ पे, एक अजमेर में, एक भोपाल में, एक बंगलौर और भुवनेश्वर और शिलांग में। ठीक है, याद रखना है। फिर SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1986। आपको SCERT के थ्रू ही एग्ज़ाम हो रहा है ना, SCERT में यहाँ पे एडमिशन लेने जा रहे हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स SCERT कराता है आपको। तो उसका है कि इसका काम क्या है, प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण, सेवा पूर्व तथा सेवा कालीन या अंतः सेवा प्रशिक्षण प्रदान करना, मतलब टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना। कौन करता है, SCERT 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना ये। नेक्स्ट है NCET क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो ये क्या करती है, ये है जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। जम्मू एंड कश्मीर एक का जो है अलग संविधान है, उसकी वजह से पहले का था ये, अब तो चेंज हो गया होगा इतना। या ध्यान देना है कि ये जो है मान्यता प्रदान करने का काम करते हैं। जितना भी टीचिंग का जो इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, उनको मान्यता प्रदान करने का काम कौन करता है, NCTE। नेक्स्ट है कैब है, ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इस बोर्ड का गठन 1920 में हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के शिक्षा मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय लेने वाला सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली बोर्ड कौन सा है, ये कैब है, CABE कैब। ओके, नेक्स्ट है न्यूपा, NUEPA नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इसका कार्य शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना, प्रशासकों को शोध सुविधाएं उपलब्ध कराना, मतलब रिसर्च करने का काम ये करवाता है, NUEPA। ओके, 1978 में आया था ये। नेक्स्ट आपको जो फेमस तिथियां हैं वो याद रखनी है। जैसे 5 सितंबर को आपका क्या होता है, टीचर्स डे होता है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी का बर्थडे होता है ये। उसके बाद 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है। 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी होता है। नेक्स्ट 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है। ओके, 2008 से ये मनाना स्टार्ट हुआ है। तो ये सब एजुकेशनल वाले डेट है, तो ये याद होनी चाहिए आपको। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस होता है। ओके, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, श्रीनिवास रामानुज का जन्मदिन होता है। 2011 से इसको मनाना स्टार्ट किया गया है। उसके बाद 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, जनवरी 1915 को गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका छोड़कर भारत आए थे, तब से तो उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 9 जनवरी को।
फिर 12 जनवरी आपका युवा दिवस होता है, विवेकानंद जी का बर्थडे, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है। नेक्स्ट आपका है 23 जनवरी को राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है तो उसको मनाया जाता है। 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस होता है, गांधी जी की पुण्यतिथि है। फिर होता है आपका 29 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। ओके, ये जो है आपका 28 है। ओके, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है और 23 मार्च को शहीद दिवस होता है। ओके, 1931 को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, तब उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस, 31 मई को विश्व तंबाकू रहित दिवस और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन कक्षा में 1 से 8 तक से लेकर 6 to 14 वर्ष तक के छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं। प्राइमरी एजुकेशन होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को छात्रों का मूल अधिकार बना दिया गया है कि हर बच्चे का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे। यह अधिनियम देश में कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जा चुका है, तब से जो है राइट टू एजुकेशन है। एक शिक्षा में एक होता है अपव्यय और एक होता है अवरोधन। ओके, अपव्यय और अवरोधन, अपव्यय मतलब कि वेस्टेज करना। जैसे कि आप देख सकते हो, अपव्यय सबसे ज़्यादा प्रथम कक्षा में होता है, फर्स्ट क्लास में होता है, क्योंकि बच्चे प्रथम कक्षा में मम्मी को छोड़कर आते हैं। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है अपव्यय कम हो जाता है। शिक्षक मम्मी के स्वभाव वाला होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 1 से 8 तक अवरोध शून्य किया जा चुका है। देखो, अपव्यय होता है आपका कि बच्चा क्लास में आ रहा है, एडमिशन करवा रहा है, लेकिन फिर स्कूल नहीं जा रहा है। ओके, स्कूल में से एडमिशन छुटवा लिया। जैसे इस फर्स्ट क्लास के बच्चे हो गए, ज़्यादातर ये करते हैं, स्कूल आते नहीं हैं, अपनी मम्मी के पास रहना चाहते हैं, रोते हैं, तो अपव्यय क्या हो रहा है, उसका वेस्टेज हो रहा है। और अवरोधन होता है कि बच्चे का फेल होना। अवरोधन मीन्स बच्चे का फेल होना है। 6 क्लास में बच्चा 2-3 साल से पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में 2-3 साल से पढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, एक तरीके का अवरोधन है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस शब्दों में लिखा है, अपव्यय मतलब विद्यालय को छोड़ देना बीच में ही, और अवरोधन मतलब फेल हो जाना। ओके, नेक्स्ट है आपका हर्टाग समिति। भारत में सर्वप्रथम हर्टाग समिति जो थी, उसने ही अवरोधन को रोकना अर्थात शिक्षा में गुणवत्ता लाने की सिफारिश की थी। ओके, संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ECCE कहते हैं इसको। ओके, फिर अब आपको ये पता होना चाहिए कि एजुकेशन शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, एक होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल में जाकर पूरा टाइम फिक्स होता है, पाठ्यक्रम फिक्स होता है, आपका इवैल्यूएशन का पूरा प्रोसेस डिसाइड होता है, उसमें पढ़ते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं वो आपका एक फॉर्मल एजुकेशन है, तैयार होकर यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। वही अनौपचारिक शिक्षा होती है इनफॉर्मल एजुकेशन, जिसमें बच्चा अपने सोसाइटी से, हर किसी व्यक्ति से कुछ भी सीख लेता है। ओके, तो टीवी देखकर कुछ सीख लेना विकास व समाजीकरण के लिए अधिक उपयोगी होती है। हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी जीवन प्रयत्न जो है सीखता रहता है। इसमें नर्सरी शिक्षा तथा घर की शिक्षा भी शामिल है। अपने घर से भी बच्चा कुछ सीखता है, अपने मोहल्ले से सीखता है वही। और एक होता है निरौपचारिक शिक्षा, जो होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये होता है डिस्टेंस मोड में जो एजुकेशन होती है आपकी, पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसमें आप डिस्टेंस मोड में पढ़ाई करते हैं ओपन यूनिवर्सिटी से। ओके, जिसमें आप रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं। ओके, एग्ज़ाम आप कभी कभी देने जाते हैं, वो वाला। फिर 24 है कि सभी विषयों में लड़कियां लड़कों से और लड़के लड़कियों से तेज होते हैं, अर्थात दोनों बराबर होते हैं। ये जो धारणा होती है ना कि लड़कियां तेज हैं लड़के तेज हैं, वैसे नहीं, दोनों इक्वल होते हैं। ओके, और नेक्स्ट है आपका एक अध्यापक पढ़ाते समय सहायक शिक्षण सामग्री TLM शैक्षिक तकनीक का उपयोग अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। मतलब TLM का जो यूज़ होता है, मतलब आप कोई चिड़िया वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप चिड़िया दिखा दोगे क्लास के अंदर, तो ये क्या है, TLM है। तो इन सब का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि बच्चे और अच्छे तरीके से पढ़े। तो हम क्यों पढ़ा रहे हैं कि ताकि हम जो टीचिंग कर रहे हैं वो और अच्छी प्रभावी हो और बच्चे अच्छे तरीके से सीखें। फिर हमारे देश की प्रभावी शिक्षा प्रणाली सरकारी स्कूल प्रणाली है। इसमें 85% जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं अभी सरकारी विद्यालयों में, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे।
यदि बच्चों के माता पिता स्कूल में ना आए तो अध्यापक को उनसे मिलने स्वयं जाना चाहिए। ये मैंने आपको 5 पेजेस पूरे करा लिए, बाकी के 4 पेज नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई। ओके, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के, स्ट्रेस नहीं लेना है, हल्का फुल्का ही आएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा। ओके, बाकी मैं बताती रहूँगी आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट लगता है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।